हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आज की नेक्स्ट क्लास में। आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भगवान श्री राम के लिए जो घर बन रहा है उसकी भूमि पूजन का दिन है। 500 साल बाद ये दिन आया है। तो आज आप सभी से अनुग्रह करूंगा कि क्लास देखने के बाद वो प्रोग्राम भी आप जरूर देखिए। तो फिर एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। हाँ जी, अपना जो टॉपिक चल रहा था, हाँ जय श्री राम, अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक में जो क्लास थी वो थी मृदा पीएच का महत्व। और मृदा पीएच का महत्व दो बिंदुओं के साथ अपन पढ़ चुके थे। पहला जो बिंदु था जहां अपन ने मृदा पीएच का महत्व पढ़ा था वो था पोषक तत्वों की प्राप्यता, और दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था सूक्ष्म जीवों पर। किस पे पढ़ा था? सूक्ष्म जीवों पर। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव। तो आज का हेडिंग डालिए, आज का जय श्री राम हेडिंग है मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव। तीसरा बिंदु नंबर 3, मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव। थोड़ा सा उन दोनों टॉपिक्स को देख लो। पहला जो अपना बिंदु था वो था मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर। कुछ पोषक तत्वों की प्राप्यता मृदा पीएच के साथ बढ़ने के साथ बढ़ती थी, कुछ की घटती थी, लेकिन अधिकांश जो पोषक तत्व थे उनकी जो प्राप्यता थी वो आपके लगभग 6 से लेकर 8 के बीच ही थी, यानी उदासीन या थोड़ी सी क्षारीय। और ऐसा ही जो हुआ था वो सूक्ष्म जीवों के साथ हुआ था। कवकों को या कवकों की प्रजातियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के जो सूक्ष्म जीव थे वो 5.5 से लेकर 7.5 तक की जो पीएच थी उसी पर सर्वाइव कर रहे थे, उसी पर उनकी क्रियाशीलता अधिकतम थी। अगर इनकी पीएच को बढ़ा या घटा दिया जाए तो इनकी क्रियाशीलता घट या बढ़ रही थी। आज का पॉइंट है मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव। अब देखो जी, हेडिंग डालो, मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव। देखो जी, पौधों पर प्रभाव की बात करें तो क्या होता है, छोटा सा डायग्राम देखना। हमने ये मृदा का लिया है, इस पे एक पौधा बना रहे हैं। ये कोई पौधा था, हमें पता है पौधा जो है वो अंदर आके तो इसका जो सारा सिस्टम होता है वो जड़ों पर होता है, सारा किस पर होता है? जड़ों पर। अब यदि मैं बात करूं इस पौधे की कि माध्यम अम्लीय है, तो अगर माध्यम अम्लीय होगा तो ये जड़ें इस प्रकार की होगी। तुम्हारे पौधे में जो जड़ें हैं वो जड़ें जो क्या हो जाएगी, संख्या में कम हो जाएगी और पतली। अम्लीय माध्यम में जड़ें क्या हो जाती है? अगर माध्यम अम्लीय है तो जड़ें क्या होगी? रूट्स कम विकसित व पतली। अब यदि रूट कम विकसित और पतली है तो उस स्थिति में क्या होगा? पोषक तत्व व पानी का अधिशोषण नहीं हो पाएगा और पौधा कैसा हो जाएगा? कमजोर। अगर जड़ें पतली और अल्प विकसित है, कम विकसित है, कम की जगह अल्प कर लेना, अल्प विकसित है, पतली अल्प विकसित है, तो पोषक तत्व व पानी का अधिशोषण नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में पौधा क्या हो जाएगा? कमजोर। तो अम्लीय मृदाएं जितनी भी है उनके पौधे कमजोर होते हैं, आसानी से गिर जाते हैं, क्योंकि जड़ों का जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता। जड़ें पतली है, जड़ों का काम पौधे को केवल पोषक तत्व देना ही नहीं होता, जड़ों का काम पौधे को जमीन से जोड़े रखना भी होता है। अगर जड़ें टूट गई, जड़ें खत्म होगी, कहते हैं ना कि जड़ काट दो अपने आप गिर जाएगा, तो जड़ें ही नहीं रही तो पौधा भी नहीं रहेगा।
तो अम्लीय मृदाओं में जो पौधे होते हैं हाथ लगाते हैं आसानी से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर जड़ें हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव। और लिखिए ये डायग्राम आप बाद में बनाना चाहो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो थ्योरी लिखनी है वो लिखिए। यदि मृदा की पीएच अम्लीय प्रकार की है, यदि मृदा की पीएच अम्लीय प्रकार की है, यदि मृदा की पीएच अम्लीय प्रकार की है तो पौधों की जड़ें अल्प विकसित व पतली हो जाती हैं। अल्प विकसित व पतली हो जाती हैं। इनकी संख्या कम हो जाती है, संख्या भी कम होगी, अल्प विकसित व पतली हो जाती है। अल्प विकसित या पतली हो जाती है, इनकी संख्या कम हो जाती है, इनकी संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण जड़ों के दुर्बल होने के कारण, जड़ों के दुर्बल होने के कारण पौधे का विकास या वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार दुर्बल जड़ों के कारण पौधे का विकास रुक जाता है। वह कमजोर हो जाता है। पोषक तत्वों व पानी की प्राप्यता घट जाती है। ये डालो, पोषक तत्वों व पानी की प्राप्यता घट जाती है। हो गया। अब एक बात देखो, यदि यहाँ अम्लीय ना हो क्षारीय होता तो उस स्थिति में यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते, और हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते तो ये वृद्धि कम नहीं होती, ये रुक ही जाती, पौधों का विकास रुक ही जाता, जड़ों का विकास रुक जाता। तो पोषक तत्व यहाँ तो कम हो रहे थे, वहाँ खत्म हो जाएंगे, ना तने को मिलेगा, ना शाखाओं को मिलेगा, ना पत्तियों को पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, तो उन सब का विकास रुक जाएगा, पौधा बिल्कुल ठूंठ बन जाएगा, मुरझाया हुआ। ठीक है ना। तो ये तो आपने उतार लिया अम्लीयता के लिए। अब नई लाइन से लिखो, यदि मृदा पीएच क्षारीय हो, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे निकाल लो ना। मृदा पीएच क्षारीय हो तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे तने व पत्तियों को पोषक तत्व
उपलब्ध नहीं हो पाते वह जिससे तने व पत्तियों को पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते वह इनका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। पौधा एक ठूंठ की तरह बन जाता है। पौधा एक ठूंठ की तरह बन जाता है। लवणीय मृदाओं में आपने खड़े देखे होंगे, एक तना सा दिखता है, बाकी कुछ नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो ये होता है, पौधा एक ठूंठ की तरह बन जाता है, अड़वा बन जाता है। पौधा एक ठूंठ की तरह बन जाता है। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, अतः पौधों व फसलों के लिए उपयुक्त पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। तो उपयुक्त पीएच जिसपे पौधे और फसल दोनों का ढंग से विकास हो गया होती है 6.5 से 7.5 के बीच में। पीछे मोदी जी ने सोइल लैब या मृदा लैबों का उद्घाटन किया था कि आप कहीं भी जाओ पहले अपनी मृदा की पीएच चेक कराओ। ये सारा काम सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। उतार लीजिए फटाफट। पौधों और फसलों दोनों के लिए ही उपयुक्त पीएच क्या होती है, 6.5 to 7.5। 6.5 to 7.5। अब देखो, इसके अलावा एक बात और जो ध्यान रखनी है, यदि मृदा की पीएच बहुत कम हो या मृदा की पीएच बहुत ज्यादा हो तो उस समय मृदा की भौतिक दशाएं जो है वो भी खराब हो जाती है। मृदा की भौतिक दशाओं में क्या आता है, मृदा का प्रकार, उसका भुरभुरा होना, उसके कणों का आकार, उसका वातन और उसकी जल धारण क्षमता जो है ना वो भी खराब हो जाती है। तो उस परिस्थिति में भी क्या होता है, पौधों और फसलों के उत्पादन में क्या आती है, कमी आती है। तो ये एक और लाइन लिख लो, इसको उतारने के बाद लिखोगे, यदि मृदा की पीएच बहुत कम या बहुत ज्यादा हो तो मृदा की भौतिक अवस्थाएं खराब हो जाती है, अर्थात इसके वातन
जल धारण क्षमता व भुरभुरेपन में कमी आती है, जो मृदा को कम उपजाऊ व अनुपयोगी बना देता है। जो मृदा को कम उपजाऊ व अनुपयोगी, इसके साथ अपना एक पॉइंट खत्म होता है और वो है मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव। यानी मृदा पीएच पौधों के लिए 6.5 से 7.5 के बीच उपयुक्त है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो सुधार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम और ज़्यादा हो गया तो दोनों स्थितियों में क्या होती है, जड़ों पे प्रभाव पड़ता है। उतार लो, फिर एक बिंदु और करेंगे। थोड़ा सा एक टेबल बना रखी है, वो और देख लेंगे कि कौन सी जो फसल है उसके लिए किस प्रकार की पीएच उपयुक्त होती है। हो गया, चलो एक टेबल ध्यान रखना। गेहूं, जौ और मक्का, ये तीन है। इन फसलों के लिए जो उपयुक्त पीएच होती है परास, वो होती है 6.0 से 7.5। फसल और पीएच, गेहूं, जौ और मक्का। ठीक है, इसके बाद आलू, चाय 4.0 से 6.0। अम्लीय मृदाओं में ज्यादा लगते हैं, क्योंकि अगर क्षारीय मृदा आ जाए ना तो आलू में विशेष प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, इसलिए इसे अम्लीय मृदा में देखा जाता है। आलू और चाय। जई 5.0 से 8.0। अम्लीय भी है, क्षारीय भी, दोनों तरफ चलती है। बरसीम और गन्ना, बरसीम और गन्ना 6.0 से 8.0। 6.0 से 8.0। धान, एक लंबी परास है, 4.5 से 8.5। 4.5 से 8.5। मटर और कपास, पाँच पॉइंट 5 से 7.0। 5.5 से 7.0। ठीक है, ये कुछ फसलें होगी, कुछ विशेष प्रकार की फसलें, जैसे गेहूं, जौ, मक्का है, ये 6.0 से 7.5 के बीच में होता है, ये सामान्य परास आ गई। आलू, चाय और जई, आलू, चाय और जई, इसके अलावा धान
ये अम्लीय मृदाओं में होते हैं, कुछ क्षारीय मृदाओं में भी हो सकते हैं। बरसीम गन्ना क्षारीय मृदाओं में होता है। मटर और कपास 5.5 से 7.0, इनमें क्षारीय मृदा बिल्कुल भी नहीं है, ये अम्लीय मृदाओं में होता है, ठीक है ना। ये कुछ विशेष प्रकार की फसलों के लिए पीएच क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे वो कल करेंगे, उसमें करेंगे कि पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आलू अम्लीय मृदा में लगाया है, अगर आलू क्षारीय मृदा में लगा देंगे तो क्या होगा, तो विशेष प्रकार के कुछ रोग पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे अपन। और वो ऐसे रोग हैं जिनके लिए आपको सिर्फ पीएच चेंज करनी है, किसी भी प्रकार के कोई दवाई छिड़कने की या किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, पीएच बदल तो रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मृदा पीएच का रोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद एक बार फिर से जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो। आप भगवान श्री राम का प्रोग्राम अवश्य देखें। जय श्री राम, जय श्री राम।